हेलो गाइस, इससे पहले हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली बार जाना था कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और विदेशी साहित्य क्या होते हैं। ये दो पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और साहित्यिक स्रोत के विषय में जो है डिटेल रह गई थी। तो अब आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के विषय में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार का होता है। लौकिक स्रोत हमने बताया था और धार्मिक स्रोत, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को अलौकिक साहित्य भी कहते हैं। लौकिक साहित्य और अलौकिक साहित्य या धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे राजा महाराजा या जो प्रमुख हस्तियां होती हैं, प्रमुख लोगों की जो जिनका इतिहास में योगदान रहा है, उनकी जीवनियां होती हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, जीवनियां हो गई। इसके अलावा कल्पना प्रधान कुछ लेख लिखे होते हैं, कुछ साहित्य होते हैं कल्पना प्रधान साहित्य। तो कल्पना प्रधान साहित्य भी जो है उससे ये पता चलता है कि किसी कवि की क्या कल्पना रही है, कहाँ तक क्या सोचा उसने, क्या देखा, क्या समझा समाज के विषय में। तो किसी लेखक या कवि के द्वारा जो कुछ भी सोचा गया, समझा गया, उसने जो कुछ भी सोचा समझा, उसने जो कुछ भी लिख दिया, तो उससे उस समय के समाज की विषय में पता चलता है कि उस समय का समाज किस प्रकार का रहा होगा। इसके अलावा एक और आता है गल्प साहित्य। गल्प साहित्य उसे कहते हैं जिसमें जैसे कि कथा के रूप में होता है, जिसमें भी ये भी एक प्रकार का कल्पना साहित्य होता है, कल्पना प्रधान साहित्य होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो है उस प्रकार की होती हैं जो कि सत्य से परे होती है। तो इसे गल्प साहित्य कहा जाता है। इसके अलावा अब हम आते हैं धार्मिक साहित्य या अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य अलौकिक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे वेद। तो इसमें ब्राह्मण साहित्य में वेद आ जाता है, इसके बाद उपनिषद आ जाता है, फिर आ जाता है रामायण, इसके बाद आ जाता है महाभारत, इसके बाद पुराण और उसके बाद स्मृति ग्रंथ। इतने ये साहित्य आते हैं जो कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं, ब्राह्मण साहित्य। तो ये सारे इतने साहित्य जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य वो साहित्य कहलाते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ से अलग हैं, जो ब्राह्मण धर्म से मैच नहीं करते हैं। ब्राह्मणों से अलग हट करके जिन लोगों ने अपनी जिनकी मान्यताएं थी, ब्राह्मण धर्म को मानने से इनकार कर दिया था, उन लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से साहित्य हैं? जैन साहित्य आ जाएगा और बौद्ध साहित्य आ जाएगा। ये दो साहित्य ब्राह्मणोत्तर साहित्य कहलाते हैं। इसके बाद हमने इसकी चर्चा पहले ही कर दिया था कि विदेशी साहित्य, तो इसमें यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और अरबी साहित्य, ये विदेशी साहित्य हैं। जो विदेशी यात्री हमारे भारत देश में आए, उन्होंने भारत को देखा समझा और अपने हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी देखा समझा उसको लिखा, तो ये यहाँ पर यूनानी साहित्य कहलाते हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या होता है, फिर सिक्के के बारे में जानेंगे, भवन या स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड, इनके बारे में। फिर एक एक करके इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर हमने ये स्रोत लिख रखे हैं, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए जो है अब हम लोग देखते हैं अभिलेख के विषय में। दोस्तों, हम लोग पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे। तो पुरातात्विक स्रोत में अब हम लोग अभिलेखों के विषय में जो है बात करेंगे कि अभिलेख कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कि विदेशों से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से भारत का जिक्र मिलता है या भारत के आसपास के एरिया का जिक्र मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं। विदेशों से प्राप्त अभिलेख में मध्य एशिया के बोगज कोई से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे मित्ताली अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों, यह मित्ताली अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? मध्य एशिया में एक बोगज कोई स्थान है जहां से मित्ताली अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है: इंद्र, मित्र,
वरुण नासत्य। दोस्तों 4 देवताओं का जिक्र मिलता है। यह पेपर में जो है अक्सर एंशिएंट हिस्ट्री के, भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अभिलेख है, वो या किस जगह किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कौन सा अभिलेख जहां 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें या कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि वो कौन सा अभिलेख है या बोगज कोई से प्राप्त कौन सा में बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख में से जो 4 देवताओं के नाम प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से देवता के नाम प्राप्त हुए हैं। तो उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इस प्रकार से 4 देवताओं के ये जो है क्वेश्चन जरूर आता है कि बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख में से कौन से 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। तो ये 4 देवताओं के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इसके बाद मेसोपोटामिया के सुमेरी अभिलेख, मेसोपोटामिया इराक में है। इराक में जो है इस समय इराक कहलाता है, उस समय मेसोपोटामिया कहलाता था। तो वहाँ से एक अभिलेख, सुमेरी अभिलेख प्राप्त हुआ है, जहाँ से दिलमुन और मकन, मेलुहा का उल्लेख मिलता है। जो सुमेरी अभिलेख है, वहाँ से जो सुमेरी अभिलेख में 3 स्थानों का जिक्र मिलता है, 3 स्थानों का उल्लेख मिलता है। पहला है दिलमुन, दूसरा है मकन और तीसरा है मेलुहा। 3 जगह 3 स्थानों का जिक्र मिलता है। दिलमुन का अर्थ जो इतिहासकार हैं उन्होंने बहरीन जो है निकाला कि ये जो है दिलमुन जिस स्थान को कहा गया है वो जो है आज बहरीन कहलाता है। दूसरा है मकन, मकन को जो है मकरान तट के विषय में कहा गया है। मकन का जो जिक्र आता है, मकन जो जहाँ पे जिस शब्द का मकन शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो मकरान तट के लिए इस्तेमाल हुआ है। आज मकरान को ओमान के नाम से जाना जाता है। ओमान देश है अरब में, वहाँ ओमान का जो है ओमान से लगाया गया। मेलुहा का जो तीसरा जो है मेलुहा उल्लेख मिलता है। तो मेलुहा जो कहा गया है वो सिंधु के लिए कहा गया है। इसके बाद एक और है विदेशी शासक है जो ईरानी शासक हैं। ईरानी शासक दारा के जो है जिक्र मिलता है। तो दारा प्रथम इसका नाम था, ईरानी शासक था दारा प्रथम। इसे दायर नहू भी कहा जाता है। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला है पारसीपोलस, दूसरा है बेहिस्तून और तीसरा है नक्श-ए-रुस्तम। ये 3 इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं, 3 अभिलेख। इसके शासनकाल में 23 राज्य थे। इसके शासन में 23 राज्य या प्रांत थे, जिसमें से 3 भारतीय प्रांत का उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें से पहला जो कि हिंदू, उसने कहा हिंदू यानी कि सिंध प्रांत। दूसरा है गदर जिसे गंधार कहा गया और तीसरा शतगु जिसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये 3 स्थानों का उल्लेख ईरानी शासक प्रथम या दायर नहू के 3 जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पारसीपोलस, बेहिस्तून और नक्श-ए-रुस्तम में ये 3 भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये विदेशी हो गए हैं। अब हम लोग जो भारतीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं, भारतीय अभिलेखों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों भारतीय अभिलेख की बात हम लोग कर रहे थे। तो भारतीय अभिलेख में भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की जो प्रथा प्रारंभ किया था वो अशोक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया, वो अशोक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जिसने अशोक के अभिलेख को खोजा उसका नाम टी पैंथिलस था। ये आप लोग याद रखिएगा, टी पैंथिलस था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेख की खोज की थी। और सबसे पहले जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये जो अभिलेख था ये टोपरा अभिलेख था। टोपरा अभिलेख
और दूसरा है दिल्ली अभिलेख। ये दो अभिलेख थे जिनको उसने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने अपने अभिलेख में देवानामप्री की उपाधि धारण की थी। अशोक का नाम लिखा हुआ पहला अभिलेख मास्की का कर्नाटक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे पहले उसने अशोक अपना नाम प्रयोग किया था। उससे पहले उसने देवानामप्रिय के नाम से उसके अभिलेख पाए गए हैं। देवानामप्रिय की उपाधि उसने धारण की थी, लेकिन अशोक शब्द का प्रयोग नहीं मिला अभिलेख में। जो अभिलेख सबसे पहले अशोक नाम का मिला है वो मास्की का कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, मास्की अभिलेख। इसके अलावा एमपी के गुजरा नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेत्तूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, नेत्तूर जो कि कर्नाटक में है। उडेगोरम भी कर्नाटक में है, जहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के कुछ और अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि अन्य भाषाओं में है। ये 4 लिपि में प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है अरामेइक, तीसरा है खरोष्ठी और चौथा है यूनानी। ये 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला और काबुल से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ये अरामेइक अभिलेख लिपि में प्राप्त हुआ है। दूसरा सर ए कुना जिसे जो है कंधार के नाम से आज जाना जाता है, यहाँ से 2 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, अरामेइक और यूनानी 2 लिपि में प्राप्त हुए हैं। ये कौन सी जगह है? कंधार, जिसे सर ए कुना कहा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से भी एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। यहाँ खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं, शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए हैं अभिलेख और मानसेहरा से। ये अशोक के अभिलेख थे। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि में अभिलेख पाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये अशोक के सारे अभिलेख थे। अशोक के अभिलेख के विषय में हमने ये चर्चा किया है शार्ट में। इसके बाद आगे हम और भी अभिलेख देखेंगे, कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए अगला जो है देखते हैं कि कौन सा अभिलेख है। इसके बाद हम लोग देखेंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा का मतलब होता है हाथी नुमा एक गुफा का निर्माण किया जाता था उस समय, और हाथी के पैरों की तरह जो है बहुत बड़े बड़े उसके अंदर खंभे होते थे, इसलिए इसे हाथी गुम्फा अभिलेख बुलाया जाता है। तो ये हम यहाँ पर खारवेल के शासक जो कि उड़ीसा का ये शासक था, इसने वहाँ पर खारवेल नाम का एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ का शासक ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। तो ये जो एक हाथी गुम्फा खारवेल का शासक था जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है लिखवाया। यह उड़ीसा के कलिंग का शासक था। उड़ीसा में कलिंग के नाम से जाना जाता है, कलिंग वंश था, जिसका जन्म जो है खारवेल में हुआ था। जन्म के 24वें वर्ष तथा शासन के 13वें वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने उड़ीसा के खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए आवास का निर्माण कराया था। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसने उड़ीसा के खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए आवास का निर्माण कराया था। इसके बाद आता है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। यह गुजरात के सौराष्ट्र का शासक था। गुजरात का ये रुद्रदामन था, यह गुजरात के सौराष्ट्र का शासक था। यह उज्जैन के शकवंशी शासक था। यह उज्जैन का एक शक वंश था, उसका शासक था। यह संस्कृत का लिखा गया पहला अभिलेख था। ठीक है ना। रुद्रदामन का ये जो गिरनार अभिलेख है यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। पुष्यगुप्त गवर्नर ने सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। तो पुष्यगुप्त के द्वारा जो है अक्सर सवाल आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो पुष्यगुप्त जो कि गवर्नर था इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अशोक ने तुषाश्व को सौराष्ट्र का गवर्नर
नियुक्त किया था। किसको किया था? तुषाश्क को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसने सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण कराया था। किस लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए इसने किसने? तुषाश्क ने सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये रुद्रदामन ने कराया था। लेकिन सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसने कराया था? ये तुषाश्क ने कराया था। रुद्रदामन ने मुसी शाह को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति अभिलेख था, यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। बाद में अकबर के द्वारा अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित कराया था। यह गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त का अभिलेख था। यह अभिलेख हरिशेन जैन के द्वारा चंपू शैली में लिखा गया था। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, अपने राजा की प्रशंसा करना। उस राजा की प्रशंसा में जो लिखा गया था, इसे प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। इस स्तंभ में जहांगीर ने अपना एक लेख उत्कीर्ण कराया था। इसके बाद आता है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर एमपी से प्राप्त हुआ है। यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दिया है रेशम बुनकरों का भी उल्लेख मिलता है। यह बुनकर गुजरात के लाख प्रदेश से आकर मंदसौर में बस गए थे। मंदसौर में कहाँ से? गुजरात के लाख प्रदेश से। और यहीं पर सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। यह अभिलेख वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी और भी अभिलेख हैं जिनके विषय में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बराबर में लगा हुआ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।